मोशन इन प्लेन। अब देखो प्लेन, यहाँ जो वर्ड आ रहा है, इस प्लेन का मतलब होता है सरफेस। क्या कहते हो इसे? सरफेस कहते हो। और सरफेस की जब भी बात की जाएगी तो सरफेस कैसी ज्योमेट्री होती है बेटा? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। सरफेस कैसा होगा? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ऑल राइट। अब चीजें पोर्शन देखो। तो मोशन इन प्लेन में दो चीजें हम इंक्लूड करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन की, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन की। तो दो टाइप के मोशन की हम लोग स्टडी करेंगे। वन हम लोग स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल मोशन, एंड दूसरा स्टडी करेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन की। अब देखो, मोशन इन प्लेन में, अगर मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है वो हम लोग को पढ़ना है स्केलर्स एंड वेक्टर। हम लोग को क्या पढ़ना है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर। ठीक है। अब ये बताओ, मोशन इन प्लेन की अगर आपसे नॉर्मली हम डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय मोशन इन प्लेन, तो आपको मोशन इन प्लेन को कैसे डिफाइन कर पाओगे? तो इस चीज को आप ध्यान देना। मोशन along टू डायमेंशनल ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री is generally known as motion in plane, is generally known as motion in plane। क्लियर है? मोशन इन प्लेन में क्या स्टडी करनी है? हमें टू डायमेंशनल मोशन की स्टडी करनी है और थ्री डायमेंशनल मोशन की स्टडी करनी है। स्टार्टिंग में हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को लेके चलेंगे और देन थ्री डायमेंशनल को। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर। तो आप ये बताओ कि यूनिवर्स में अगर क्वांटिटी कोई भी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए हो कि वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? या तो वो स्केलर होगी या तो फिर वेक्टर्स होगी। तो स्केलर एंड वेक्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो कि स्केलर्स का मतलब क्या होता है, स्केलर किसको रिप्रेजेंट करेगा। स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो आप ध्यान रखो, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantities which have only magnitude। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, लेकिन वो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या आप बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। एक बार और देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? उसकी एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बट उसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आपने रेक्टिलिनियर मोशन में, मोशन स्ट्रेट लाइन में कई सारे एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपका क्या है? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस का क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्पीड। स्पीड भी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टर्म पे, और वो है आपका वेक्टर। और वेक्टर की ही हम लोग स्टडी इसमें ज्यादातर करेंगे, और वेक्टर पे कंप्लीट पोर्शन हम लोग को फोकस करना है। इसलिए वेक्टर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों के इस चैप्टर का, मोशन इन प्लेन का। क्लियर है? तो वेक्टर देखो, वेक्टर क्या होता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी में। तो आप ध्यान रखना, वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? दोज फिजिकल quantities which have magnitude as well as direction। उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल में क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब कंपैरिजन किए थे हम तो आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। दूसरा क्या हो सकता है? वेलोसिटी हो सकता है। उसी तरीके से क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ये चीजें क्लियर है? सबसे पहले जो चीजें हैं इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप तुरंत मैसेज मुझे ड्रॉप करिए कि सर नोट डाउन हो चुका है। ओके। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बोर्ड से रिलेटेड हो, आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, या वॉइस से रिलेटेड, आप लोग तुरंत एट वंस आप मुझे रिप्लाई दिया करिए। ठीक है।
आई थिंक बोर्ड भी क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है। आज शाइन भी नहीं है बोर्ड पे बहुत ज्यादा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर एक जनरल टॉपिक थी जिसको आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आओ, तो इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम मोशन इन प्लेन की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग को वेक्टर्स की नीड क्यों पड़ रही है, वेक्टर्स की नीड क्यों पड़ेगी? अगर मोशन इन प्लेन आप कर रहे हो तो आप ये बताओ कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कवर करे, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, या एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। तो जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा तो उसमें आपको मालूम है कि उसमें एक नई क्वांटिटी जनरेट इंक्लूड होगी। वो क्वांटिटी कौन सी होगी? डायरेक्शन की। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में डायरेक्शन बताना मैंडेटरी हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर की स्टडी हम लोग मोशन इन प्लेन में करते हैं। तो आ जाओ वेक्टर को डिटेल में हम लोग समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी तो आप देख चुके हैं कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेक्टर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये ध्यान रखना, जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय एरो। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एरो से रिप्रेजेंट करोगे। इस चीज को ध्यान देना, एरो हमेशा इतना बड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ सिंबल बता रहे हैं आपको। ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करोगे। जो ये पोर्शन होता है वेक्टर का उसको जनरली बोला जाता है हेड पोर्शन, एंड इसको बोला जाता है टेल। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसको क्या बोलोगे? हेड बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे? टेल बोलोगे। जैसे आप सपोज कर लो कि कोई एक क्वांटिटी है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू है ए। इफ ए इज रिटेन एज सिंपल अल्फाबेट, अगर ए की तरह सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जनरली क्या है? यह स्केलर है। इफ वी इंक्लूड एरो ओवर द हेड ऑफ ए, ए के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए। तो इसको कैसे आप बोलोगे? इट इज वेक्टर ए। दूसरा टर्म समझो। ठीक है, वेक्टर में अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। बहुत बेसिक क्लास आज की है, इसलिए पूरे पॉइंट्स को आप लोग फोकस करना, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो ध्यान दो, इसमें आपको फर्स्ट टर्म आपको ध्यान देना, सबसे पहला टर्म ध्यान देना है, उसे बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, इफ वी हैव इफ वी हैव टू वेक्टर्स, और मान लेते हैं उनको कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और हम लोगों के पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। मैग्नीट्यूड को किससे दिखाओगे बेटा? मॉडुलस से दिखाओगे। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड को किससे दिखाओगे? मॉडुलस से। ये जो आपका वेक्टर्स का चैप्टर है, ये क्लास 12 में आप लोगों को मैथमेटिक्स में फिर से रिपीट होगा। ये पूरी तरह से बेसिक क्लास है, आप इसको कंप्लीटली स्टडी कर जाओ। ठीक है, तो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इन दोनों का मॉडुलस अगर आपस में इक्वल है, देन वेक्टर इज सेड टू बी देन वेक्टर्स इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, आप देख रहे हो इसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं की है। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आप इन दोनों की अपोजिट हो सकती है। मीन्स एक वेक्टर अगर ए वेक्टर है, अगर सपोज कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन फिर भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये इक्वल वेक्टर होंगे। अगर सेम डायरेक्शन है तब भी क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? इक्वल वेक्टर। सेकेंड टर्म समझो, सेकेंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका, इसको बोला जाता है नल वेक्टर। क्या बोला जाता है? नल वेक्टर। ठीक है, यहां जो नल वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है निल से। निल का मतलब क्या होता है? जीरो, जिसको आप क्या बोलते हो? जीरो बोलते हो। ठीक है,
तो नल वेक्टर को ध्यान दो, नल वेक्टर क्या होगा, ठीक है, दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। अब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो तो उसका डायरेक्शन हम क्या फाइंड आउट करें, उस पर केसेस ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या देखा, इक्वल वेक्टर, सेकंड देखा आपने नल वेक्टर, क्लियर है। थर्ड आप देखो, थर्ड हम बात कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब ये देखो, कोलिनियर वर्ड से आप लोग फैमिलियर हो। कोलिनियर का मतलब होता है एवरी पॉइंट एग्जिस्ट इन सिंगल लाइन, एवरी पॉइंट एग्जिस्ट एट लिख सकते हो, एट सिंगल लाइन, ठीक है। जब हर एक पॉइंट एक सिंगल लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो आप सपोज कर लो कि आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और ऐसे ही डी वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है। और सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और एक ही लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग है। ये वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, सी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, डी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और सब क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। मीन्स अगर इनकी लाइन ज्वाइनिंग निकाली जाए, इनके पॉइंट्स को अगर एक साथ मिलाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होंगे, दोज वेक्टर्स विच आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसको हम जनरली क्या बोल रहे हैं बेटा, कोलिनियर वेक्टर। ये चीजें क्लियर है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो इसको। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और वेक्टर्स हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो नोट कर लिया सभी ने, ओके, मिटाते हैं। देखो तीन पोर्शन आपने कवर किया, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसी तरह एक दो और इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, और इसके बाद दो वेक्टर्स ऐसे बताएंगे जिसके अराउंड ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है, बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपको पढ़ना है सिर्फ उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, उसको हम बोल रहे हैं को प्लेनर वेक्टर। ये आपका कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, को प्लेनर वेक्टर। अब देख रहे हो कोलिनियर वर्ड तो आप जानते हो, को प्लेनर भी जानते हो। को प्लेनर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल का मतलब क्या हुआ, वहां बॉयज भी पढ़ेंगे गर्ल्स भी पढ़ेंगी। को प्लेनर का मतलब क्या है कि जितने सारे वेक्टर्स होंगे वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आप सपोज कर लो ये प्लेन है, ठीक है, ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, कोई सरफेस है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे वेक्टर, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ही एन वेक्टर है वो किसी भी डायरेक्शन में आपके मूव कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन इनकी रैंडम है, मैग्नीट्यूड इनका अलग है या सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द कंडीशन इज ए बी सी डी एंड एन ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ सिंगल प्लेन। वो क्या करेंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसे सारे वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोप्लेनर वेक्टर क्या हो सकता है, वेक्टर्स लाइज इनटू सेम प्लेन। वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले सारे वेक्टर क्या कहे जाएंगे, कोप्लेनर। लाइज इनटू सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और जो नेक्स्ट बता रहे हैं बेटा, जो नेक्स्ट दोनों लास्ट पोर्शन है आपका, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, और वो है आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के साथ एक टर्म और लोग ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लास 11 में पूरा चैप्टर इसके अराउंड घूमेगा, तो आप ध्यान रखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर विच यू हैव टू स्टडी ओवर हियर। आप लोगों को जो आपके इस 11th में पढ़ना है, और उसमें पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ओके। तो आओ इसको क्लियर करते हैं। आपको ये बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी किसी बॉडी का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम मेजर करेंगे
तो हम लोगों को उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड पड़ेगी, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो खैर ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं, ये है आपका पॉइंट P1 और ये है पॉइंट P2। एक पॉइंट क्या है, P1 है, दूसरा पॉइंट क्या है, P2, ठीक है। अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये जो ओरिजिन होता है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब ध्यान देना जो चीज मैं बता रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट से P1 की पोजीशन को इंडिकेट करने वाला वेक्टर, ओ पॉइंट से P1 के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, एंड ओ पॉइंट से P2 के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स into the Cartesian coordinate system is known as position vector. फिर से सुनो, the vector which represent the position of any particle exist in the Cartesian coordinate system is known as position vector. क्लियर है ये सारी चीजें? अब ध्यान दो, जो P1 की पोजीशन है और जो P2 की पोजीशन है वो ओरिजिन से हमने लिया, उसको हमने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P1 की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 वेक्टर से। P2 की पोजीशन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 वेक्टर से। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम, आर वेक्टर से। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर के डेफिनेशन को ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट the position of any object or point with respect to Cartesian coordinate system, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल को की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा उसे ही आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर बोलोगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक चीजों पे ध्यान दो, जैसे सपोज कर लो ये जो पार्टिकल P2 है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये P1 पार्टिकल है। P1 पार्टिकल इनिशियली कहां पे था, यहाँ पे था, और P1 पार्टिकल कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ गया। P1 की ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे P1 की क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। ये चीजें क्लियर हो रही है? P1 यहां से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो अब बताओ कि इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि P1 इनिशियल कहां पे था और P1 फाइनल कहां पे है, तो आप देख रहे हो कि या तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो इस यहां से इस तरीके से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, या तो हम इधर से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये क्लियर है? या तो P1 इनिशियल से P1 फाइनल तक के डिस्टेंस मेजर करें, या P1 फाइनल से P1 इनिशियल तक के डिस्टेंस मेजर करें। दोनों ये डिस्टेंस जो आपको मिल रही है, द डिस्टेंस बिटवीन P1 इनिशियल टू P1 फाइनल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो चीजें ध्यान दो, ये जो वेक्टर है, जो ये हम डिस्टेंस बना रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं R। अब ये जो P1 है ना, P1 और P1 डैश ले लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन रहने दो, P1 डैश रख दो। तो इसको हम लिख रहे हैं R1 2 लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियल को 1 मान लेते हैं, फाइनल को 2 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये R12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 1, द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे मान लो R21 से। वो आपके ऊपर है, आप इसको R21 मान लो, इसको R12 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए दोनों का सिंबल हमने अलग ले लिया है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसमें यहाँ क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम फिगर R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर is known as displacement vector, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, जैसे आप पढ़े हो वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कहते हो एंड पोजीशन अपॉन टाइम भी कहते हो, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पोजीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई है उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड किसी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर को। क्लियर है चीजें?
क्लियर है? वेरी गुड। एक लास्ट पोर्शन देख लो आप, लास्ट पोर्शन को हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है? वो 6 पोर्शन है आपका, वो है यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं? जब भी हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग यूनिट वेक्टर का टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है? और आप देखो इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन। तो यूनिट वेक्टर किसको कंसीडर कर सकते हो? ठीक है, दोज वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, known as unit vector, known as unit vector, unit। क्लियर है? तो आप देखो सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको कितना मिलता है? 1 मिलता है, तो ए क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर होगा। अभी एक पॉइंट और ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए कैप। ए को क्या करोगे? टोपी पहना दोगे, मतलब उसको जैसे सपोज कर लो कि बहुत सारी चीजें वही मार्केट से खरीद के लाए और इसको एक पकड़ा दिया और बुलवा दिया, वही सारी स्थिति है, ठीक है? तो ए कैप हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ए कैप जो होता है, ए कैप की वैल्यू ध्यान रखना, फाइंड आउट करने के लिए आती है। ए कैप होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ध्यान रखो, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फॉर्मूला कहां से आया, इस चीज को थोड़ा समझ लो। आपको क्या बताया है? मैग्नीट्यूड 1 होगा। जब मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा तो कैप ही किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर के इक्वल। वही आपको बोला गया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है सारी चीजें? नोट डाउन करो, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इसके अलजेब्रिक पोर्शन पे चलते हैं, वेक्टर्स के। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं उसको सुनो, ठीक है? नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। अगर अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में क्या क्या पोर्शन इंक्लूड होता है? एडिशन इंक्लूड होता है, सब्ट्रैक्शन इंक्लूड होता है, मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड होता है एंड डिवीजन इंक्लूड होता है, ठीक है? तो सबसे पहला पोर्शन हम लोग कौन सा लेंगे? वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में 2-3 रूल्स पढ़ेंगे हम लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है? तो कुछ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला निकल के आएगा और कुछ मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लासेस आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लासेस पे सभी लोगों को रहना है, एटलीस्ट जितने लोग यहाँ पे आज अवेलेबल थे वो सारे लोग अवेलेबल होंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।